हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशियन ओमेगावर्स फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। इस फैन फिक्शन में आपको वांग जी बहुत ही डेंजरस और क्रूर वाला नज़र आने वाला है। अभी तक के एफएफ्स में आपने देखा होगा कि मैडम यू ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। मैडम यू ही बहुत ज़्यादा वीइंग से नफरत करती हैं, लेकिन इस एफएफ में आपको जियांग चैंग और हमारी यानले भी कुछ वीइंग को खास पसंद नहीं करेंगे। और जियांग फेंग म्यान जो वीइंग के फादर हैं, वो तो वीइंग से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अब वो क्यों करते हैं ये तो आगे आने वाले पार्ट्स में ही आपको पता चलेगा। और हमारा वांग जी क्यों वी फैमिली से बदला लेना चाहता है, इसके बारे में भी आपको बाद में ही पता चलेगा। तो काफ़ी सारा सस्पेंस होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्टोरी है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा है। अगर आप कमेंट और लाइक नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो फिर चलिए आज का हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वी मेंशन को दिखाया जाता है। वी मेंशन बहुत बड़ा मेंशन है। उस बड़े से मेंशन के अंदर हमें एक छोटे से कमरे को दिखाया जाता है। ये कमरा इस बड़े से मेंशन में हो सकता है सबसे छोटा रूम हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बिल्कुल स्मॉल सा रूम है। इस स्मॉल से रूम के अंदर ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं है। इस रूम में सिर्फ एक छोटा सा बेड है जो कि सिंगल है। इस कमरे के अंदर एक टेबल है जिस पर एक टेबल लैम्प, वो भी बहुत पुराना सा, और एक घड़ी रखी हुई है जो कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पुरानी है। एक कपड़े धरने के लिए अलमारी है जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी ही है। रूम बिल्कुल क्लीन है, एकदम सभी चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये रूम किसी सर्वेंट का हो। उसी रूम के उस छोटे से बेड पर एक लड़का सोया हुआ है जिसके चेहरे पर सूरज की खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। और उस चेहरे पर वो रोशनी पड़ते हुए उस बॉय का फेस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बॉय लगभग 18 साल का है। इसने एक वाइट कलर की बहुत ही पुरानी सी टी शर्ट पहनी हुई है और इसने एक शॉर्ट ट्राउज़र पैंट पहनी हुई है जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके कपड़े देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इस घर का सर्वेंट हो। ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें इसके पास नहीं हैं बिल्कुल भी। तभी अचानक से इस छोटे से लड़के की नींद खराब करने के लिए वहीं पास में टेबल पर जो घड़ी रखी हुई थी वो बजना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लड़का उस घड़ी की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से बेड से उठकर बैठ जाता है और वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। वो अपने फेस को रब करते हुए फिर धीरे धीरे अपने हाथों को फेस से नीचे करता है और फिर उसकी नज़रें साइड टेबल पर रखी हुई उस घड़ी पर पड़ती है। जैसे ही वो लड़का उस घड़ी को देखता है, वो शॉक के मारे उस बेड से उठ जाता है और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है। इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे उसने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। वो घड़ी की ओर देखता है और बोलता है, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया। मैं उठने में इतना लेट कैसे हो गया। पक्का मैडम यू आज मुझे या तो बहुत बुरी तरह डांटेंगी या वो मुझे मार भी सकते हैं। ये सोचने के बाद उस लड़के की पूरी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और वो लड़का जल्दी से उस रूम का डोर ओपन करता है बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए, और वो भागना शुरू कर देता है। वो भागते हुए जल्दी से किचन के पास आता है और बोलता है, थैंक गॉड अभी तक कोई उठा नहीं है। और वो जल्दी से किचन के अंदर चला जाता है। किचन के अंदर जाने के बाद वो खाना बनाना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे के बाद वो पूरे खाने को तैयार कर देता है। खाना तैयार करने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ पर गरम तेल के कुछ छींटे गिर गए थे जिस वजह से उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था, लेकिन उस बात का उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। फिर वो देखता है कि अभी कोई भी नहीं उठा है। फिर वो एक चैन की सांस लेता है कि थैंक गॉड आज मैडम यू जल्दी उठकर नीचे नहीं आई। अगर वो देख लेती कि वो नहीं उठा हुआ तो वो पक्का वीइंग को आज मार डालती। मैडम यू वीइंग को बहुत बार मार चुकी हैं। वो वीइंग को हर बार मारती हैं जब भी वीइंग कोई गलती करता है या उसे बहुत बुरी तरह से डांटती है या फिर उसे उसकी मॉम को लेकर बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करती है। वीइंग हर काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है और वो बहुत ज़्यादा डरता है मैडम यू से। और उससे भी ज़्यादा वो अपने फादर से डरता है क्योंकि उसके फादर उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते।
वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो हमें आगे आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा, लेकिन वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरता है। वी यिंग जब देखता है कि उसने टेबल पर सभी खाने को अच्छे से लगा दिया है, तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। जैसे ही वी यिंग उस हाथ को फील करता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो पीछे मुड़ता है। जैसे ही वी यिंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी और वो जल्दी से उस लेडी को हग कर लेता है और बोलता है, ग्रैनी वैन आप कैसी हैं? वो लेडीज़ जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, वो स्माइल करते हुए उस बच्चे को हग करती हैं और बोलती हैं, यंग मास्टर आप ठीक तो हैं ना? वे यिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है, ग्रैंड माँ आप जानती हैं मैं इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो लेडी उसकी ओर स्माइल करते हुए देखती हैं और बोलती हैं, वी तुम्हारे मानने या न मानने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये बात सच है कि तुम भी इस घर के छोटे बेटे हो और ये सच्चाई भी कभी नहीं बदल सकती। भले ही मिस्टर वी तुम्हें माने या न माने या अपनाए या न अपनाए, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी उन्हीं के बेटे हो। भले ही कुछ साल पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदल सकती। भले ही उन्होंने इस चीज़ को छुपा दिया हो, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक नहीं छुपती। वी यिंग ये सुनने के बाद स्माइल करता है और बोलता है, ग्रैंड माँ मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता। मैं तो बस चाहता हूँ कि फादर बस मुझसे थोड़ा सा प्यार करें। वो ऐसा क्यों करते हैं ग्रैंड माँ? वो क्यों मुझसे प्यार नहीं करते जैसे वो शिजे और चेंग गगा से करते हैं? वो क्यों हर बार मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते? ग्रैंड माँ वी यिंग को हग कर लेती हैं क्योंकि वी यिंग के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब वी यिंग ये सब बोल रहा था, वो लेडीज़ वी यिंग के चेहरे के भाव को देखकर समझ गई थी कि लड़का इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहा है, तो वो लेडीज़ उसे हग कर लेती हैं। इसके बाद वो उससे दूर होती हैं और बोलती हैं, वी क्या तुमने सभी चीज़ें प्रिपेयर कर दी? वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, हाँ ग्रैंड माँ मैंने सभी चीज़ें प्रिपेयर कर दी है। इसके बाद ग्रैंड माँ बोलते हैं, ठीक है मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। वी यिंग उनके जाने के बाद अपने आँखों को अच्छे से वाइप करता है क्योंकि उसके आँखों से जो आंसू गिर रहे थे वो उसकी गालों तक आ गए थे। वी यिंग जल्दी से अपने फेस को साफ करता है और उसके बाद वो किचन की ओर जाता है और एक कॉफ़ी का ग्लास लेता है और वो वहाँ से चलने लगता है। वी यिंग का ध्यान नहीं रहा कि उसके आगे कोई आ रहा है। अचानक से वी यिंग एक पर्सन से टकरा गया। वी यिंग उससे टकराने के कारण नीचे गिर जाता है और जो उसके हाथ में कॉफ़ी थी वो उस पर्सन के कपड़ों पर गिर जाती है। वी यिंग जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जो पर्सन उससे टकराया था उसका नाम जियांग चेंग है। ये मैडम यू और जियांग फेंग म्यान का सबसे बड़ा बेटा है और बहुत ही स्पॉइल किड है, बहुत ज़्यादा। इसे हर चीज़ की छूट मिली हुई है, जिस वजह से वो हर वक्त कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करता रहता है, लेकिन उसे कोई कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता। अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो मिस्टर वी या फिर मैडम यू बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं अपने पैसों की वजह से। जियांग चेंग के पास सिर्फ एक ही काम है, वो है पूरा दिन पार्टी करना और क्लब में रहना। वो एक प्ले बॉय है। किसी के साथ नाइट स्पेंड करना या उसके साथ फ्लर्ट करना ये उसके लिए बहुत आम सी बात है। उसका एक ग्रुप है जिसके अंदर सभी उसी के जैसे हैं। उसके बहुत बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं और बहुत बड़ी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं और सबके सब स्पॉइल किड हैं। वी यिंग जो फ्लोर पर गिरा हुआ था और जब उसने देखा कि उसने जियांग चेंग के कपड़ों पर कॉफ़ी गिरा दी है तो वो बहुत बुरी तरह से डर गया। वी यिंग घबराते हुए बोलता है, चेंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से। जियांग चेंग जो उसकी ओर देख रहा था वो गुस्से में वी यिंग की ओर देखता है और वो उसकी ओर झुक जाता है। उसके चिन को गुस्से में पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? गगा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये बुलाने की? मैं तुम्हारा गगन नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? तुम सिर्फ इस घर के नौकर हो और अपनी औकात में रहो। ये बोलकर वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है। जब उसका फ़ोन रिंग करने लगता है वी यिंग एक चैन की सांस लेता है क्योंकि अगर थोड़ी देर और जियांग चेंग यहाँ रुकता तो वो पक्का वी यिंग पर हाथ उठाता। वी यिंग एक चैन की सांस लेता है जियांग चेंग के वहाँ से चले जाने के बाद। इसके बाद वो वहाँ पर गिरी हुई कॉफ़ी को अच्छे से क्लीन कर देता है। इसके बाद वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियों से उसके फादर नीचे आ रहे हैं। वी यिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से किचन के अंदर चला जाता है।
वे यिंग अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरता है और वो उनके सामने बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसके फादर ने उसे वार्निंग दी है कि अगर वो उनके सामने आ गया तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वे यिंग अपने फादर के सामने बिल्कुल नहीं जाता। वो जल्दी से किचन के अंदर चला जाता है और सभी चीज़ों को अच्छे से देखने लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। इसके बाद वे यिंग झुककर किचन की खिड़की से देखता है कि वहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। वे यिंग अपने फादर की ओर ही देखता रहता है जो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे। वे यिंग की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है और वो अपने गले से एक लॉकेट को बाहर निकालता है जो कि उसकी टी शर्ट के अंदर था और वो उसे देखते हुए रोता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद सब बदल गया मम्मा। मम्मा, पापा पापा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? मम्मा, आपके साथ मैं भी क्यों नहीं मर गया? वे यिंग ये बोलकर रोने लगता है। अब हमें लैंड मैंशन को दिखाया जाता है। लैंड मैंशन के सामने एक ब्लैक कार और उसके पीछे 3 और भी ब्लैक कार आकर रुकती हैं। एक बॉडीगार्ड भागकर आता है और वो जल्दी से कार का डोर ओपन करता है। जैसे ही वो कार का डोर ओपन करता है, उस कार में से एक पर्सन बाहर निकलता है जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उस पर्सन ने पूरे ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। दिखने में वो पर्सन बहुत हैंडसम था, लेकिन उसे देखने के बाद न जाने क्यों वो बॉडीगार्ड भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि वो माफिया किंग लैन वांजी के सामने खड़ा था। वांजी बिना कोई चीज़ का ध्यान दिए चुपचाप मैंशन के अंदर चला जाता है। लैन मैंशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। चारों तरफ यहाँ पर गार्डन ही गार्डन है और बीच में एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सा मैंशन है जो किसी पैलेस से कम नहीं लगता। वांग जी चुपचाप बस घर के और चला ही जा रहा था। वांग जी जब घर के अंदर आता है तो जितने भी सर्वेंट्स थे वो वांग जी को देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। लेकिन उसकी ये आइडेंटिटी बहुत कम लोग जानते हैं कि वांग जी एक माफिया किंग है। सब लोग उसे चाइना का मोस्ट पावरफुल, हैंडसम और सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते हैं। वांग जी हर बार नंबर 1 पोजीशन पर रहता है अपनी बिजनेस के अंदर। वांग जी सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता है, एक उसके फादर लैन किरेन और दूसरा उसका बड़ा भाई लैन सिचन, जो कि अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर है। उसे वांग जी के बिजनेस वगैरह से कोई मतलब नहीं है। वो बस अपनी एक सिंपल सी और एक छोटी सी लाइफ चाहता है जिसमें वो खुश है। वांग जी जब घर के अंदर आता है तब वो देखता है कि उसके फादर लैन किरेन सोफे पर बैठे हुए थे और वो एक मैगजीन को रीड कर रहे थे। वांग जी उनके पास जाता है और बॉडीगार्ड से वहीं रुकने के लिए बोल देता है। वांग जी अपने फादर के पास सामने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जब लैन किरेन को एहसास होता है कि वांग जी वहाँ आ चुका है तब वो मैगजीन को बंद करते हैं और वहीं टेबल पर रख देते हैं। फिर वो वांग जी की ओर देखते हैं। वांग जी अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, फादर आपने मुझे बुलाया? लैन किरेन एक चैन की सांस लेता है और वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी क्या तुम खुद अपने आप कभी मर्जी से घर नहीं आ सकते हो? वांग जी अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, फादर आप जानते हैं मुझे काम होता है इसीलिए मैं ज़्यादा घर नहीं आ पाता हूँ, आपको सब पता है। लैन किरेन एक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ वांग जी मैं जानता हूँ तुम चाइना के मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन हो। देखो अभी तुम्हारे बारे में मैं रीड कर रहा था, लेकिन वांग जी तुम अपनी लाइफ के बारे में कब सोचना शुरू करोगे? मुझे तुम्हारी और सचिन की हमेशा चिंता रहती है। तुम दोनों में से किसी ने भी अभी तक शादी नहीं की है। तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी फैमिली को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। वांग जी अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं ज़्यादा अब ये सब चीज़ें नहीं देख सकता हूँ। वांग जी अपने फादर लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है, फादर तो आपने इस वजह से मुझे यहाँ बुलाया था? लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ तुम तो कभी इस बारे में बात नहीं करते हो और न ही तुम्हारा भाई। न जाने कब मुझे तुम्हारे बेबीज के साथ खेलने को मिलेगा। वांग जी जब ये सुनता है अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने फादर के पास आता है और बोलता है, फादर आप जानते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप गगा से बोलिए। लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ तुम भी शादी नहीं करना चाहते और न ही तुम्हारा बड़ा भाई। इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोल पाता, वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। जब वो कॉलर आईडी को देखता है तब वो कॉल को पिक करता है और वहाँ से थोड़ा साइड हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ? लैन किरण वांग जी की ओर देख कर बोलता है, न जाने इसका ये काम कब पूरा होगा और कब मुझे मेरा पूरा परिवार मिल जाएगा। वांग जी
न जाने तुम कब अपने इस बिज़नेस को छोड़ के अपनी लाइफ पर भी ध्यान दोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जल्द ही कोई अच्छा सा ओमेगा मिल जाए। ये बोलकर वो वांग जी की ओर देखने लगते हैं। कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद वांग जी वापस अपने डैड के पास आता है और बोलता है, फादर मुझे जाना होगा, अर्जेंट काम है। इससे आगे लैन किरण कुछ नहीं बोल पाता। वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से वापस चला जाता है। वांग जी के वहाँ से जाने के बाद लैन किरण सोफे से खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने रूम में वापस आ जाता है। अब हमें वी मेंशन को दिखाया जाता है। वी यिंग जो किचन में था, जो कि रात का डिनर बना रहा था। वी यिंग अच्छे से सभी डिनर को बना लेता है। डिनर को बनाने के बाद वो टेबल पर भी लगा देता है। टेबल पर लगाने के बाद वो चुपचाप से वहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद जल्दी से वो बाथरूम में चला जाता है। वो अच्छे से बाथ लेकर रूम से बाहर आता है, फिर अपने कबर्ड को खोलता है और उसमें अपने लिए कुछ कपड़े देखने लगता है। वे यिंग जो भी कपड़े निकाल रहा था वो सभी पुराने हो चुके थे। उसके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। वे यिंग उन्हीं में से एक ब्लू कलर की टी शर्ट और एक जीन्स को निकालता है जो कि बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसी को पहन लेता है और फिर वो वापस बाहर आता है। जब वे यिंग वापस रूम से बाहर आता है तब वो वहाँ टेबल पर देखता है कि उसके फादर अपनी पूरी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे। वे यिंग बस चुपचाप उन्हें पिलर के पीछे खड़ा खाना खाता हुआ देख रहा था। वे यिंग अपने फादर की ओर ही देखे जा रहा था, जो कितने प्यार से अपने दोनों बच्चों जियांग चैंग और जियांग यानली उन्हें खाना खिला रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे। वे यिंग ही इकलौता था जो चुपचाप बस उन्हें वहाँ से देखे जा रहा था। वे यिंग देखता है कि उनका खाता ख़त्म हो गया है और वो सब लोग वापस अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। तभी चैंग फेंग मियान पीछे मुड़ते हैं और जैंग चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चैंग तुम इतनी रात को वो भी कहाँ जा रहे हो। जैंग चैंग जो डोर की ओर जा रहा था वो रुक जाता है। फिर वो अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड प्लीज़ मैंने कितनी बार कहा है आपको, इस वक्त आप मुझे बिल्कुल भी मत टोका करें। आपको पता है मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे पार्टी में जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मैडम यू जो ये सब देख रही थी वो जियांग फेंग मियान के पास आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ, उसे जाने दो, वैसे भी अभी तो उसका यही टाइम है लाइफ को एंजॉय करने का, तो उसे एंजॉय करने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से जियांग फेंग मियान को लेकर चली जाती हैं। वे यिंग बस चुपचाप उन्हें देख रहा था पिलर के पीछे से। उन सभी के जाने के बाद वे यिंग फिर पिलर के पीछे से बाहर आता है, सभी टेबल को अच्छे से क्लीन करता है और फिर वो अपने लिए बचा हुआ कुछ खाना लेता है और उसे खा लेता है। खाना खाने के बाद वे यिंग वापस से अपने रूम में आ जाता है। वे यिंग जैसे ही रूम में आता है वो अपने बेड पर सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आज संडे था। वी यिंग को ये दिन बहुत पसंद है क्योंकि उसे इसी दिन उसके घर से बाहर जाने के लिए मिलता है। वी यिंग आज बहुत खुश था कि उसे घर से बाहर जाने को मिलेगा, वरना उसे इसी मैंशन में एक कैदी की तरह रहना पड़ता है। वी यिंग आज खुशी खुशी उठता है, जल्दी से सब काम करता है और फिर वो एक ब्लैक हुडी पहनता है और अपने साथ एक छोटा बैग लेता है और फिर वो मैंशन से बाहर चला जाता है। वे यिंग जैसे ही घर से बाहर आता है वो एक चैन की सांस लेता है। उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। वे यिंग जब जब इस मैंशन से बाहर निकलता है उसे ऐसा लगता है जैसे वो आज़ाद हो, लेकिन जैसे ही दिन ढल जाता है फिर से वो उसी पिंजरे में कैद हो जाता है। वे यिंग वहाँ से निकल जाता है, वो भी पैदल, सभी चीज़ों को देखते हुए। अब हमें जियांग चैंग को दिखाया जाता है जो गुस्से में एक क्लासरूम में बैठा हुआ था। उसके पास उसके वो सभी फ्रेंड्स थे जो कि पूरी तरह से स्पॉइल किड है। जियांग चैंग जो गुस्से में वहाँ बैठा हुआ था तभी उसके पास उसके फ्रेंड्स आते हैं। उनमें से एक फ्रेंड जिसका नाम वेन चाओ है वो हंसते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि उस प्रोफेसर ने तुम्हें पनिशमेंट दी। ओ माय गॉड, ये कितना अमेजिंग है। जियांग चैंग गुस्से में वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, वैन चाओ शट अप, अपना मुंह बंद रखो। तभी उसके पास एक गर्ल आती है जिसका नाम वांग लेंग जाओ है। वो जियांग चैंग के शोल्डर पर आकर अपना हाथ रख देती है और बोलती है, ओ वैन चाओ शट अप, क्या बोल रहे हो तुम, इसने कम से कम उस प्रोफेसर को केस तो किया, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं हुआ, क्या तुम कर सकते हो। वैन चाओ हंसते हुए बोलता है, हाँ बहुत इजी, मैं तो उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन ये बैट हार गया तो इसे पनिशमेंट तो हमारी ओर से भी मिलेगी, और जो उस प्रोफेसर ने इसे पनिशमेंट दिया वो तो अमेजिंग है। और वो हंसने लगता है। जियांग चैंग गुस्से में उन सब की ओर देखता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग चैंग गुस्से में वहाँ से जाते हुए
उस प्रोफेसर की ओर देखता है जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसने वाइट पैंट शर्ट पहनी हुई थी और वो बहुत सिंपल लग रहा था, जिसकी स्मेल से ही पता चल रहा था कि वो एक ओमेगा है। इसके बाद वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मुझे बताना कि कमेंट करके आपको ये एफएफ कैसा लगा। और शायद मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि ओमेगा वर्स एफएफ है। इसके अंदर लैन वांगजी एक अल्फा है और वी यिंग ओमेगा है। लैन सिचेन जो हैं वो ओमेगा हैं और जियांग चेंग वो एक अल्फा है। और जैसे जैसे इसमें और न्यू कैरेक्टर्स आते जाएंगे मैं आप सबको बताती जाऊंगी। इसमें जियांग चेंग, मैडम यू, जियांग यानली, इन सब के कैरेक्टर्स इस एफएफ में बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी।